Today our paper is based on the science subject, and this model test paper is recently issued by the HP Board of School Education Dharamshala. So this is the model question paper for class 8th and the subject is science for the session March 2025. And how the distribution of the marks is to be distributed in this paper, and what is the criteria of the presentation of the paper for the new session, that is March 2025, and what is the pattern for this paper. So in our today's lecture we will discuss about all these things regarding the साइंस सब्जेक्ट. तो इससे पहले भी बेटे हमने जो लेक्चर्स हैं वो डिलीवर किए हैं रिलेटेड विद द मॉडल टेस्ट पेपर्स, एंड दीज मॉडल टेस्ट पेपर्स आर रिसेंटली इशूड बाय द एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न. तो आज हम 8th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे, जिससे कि बच्चों को और उनके अभिभावकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और वो घर बैठकर इजीली जो है वो अपने बच्चों की तैयारी करवा सके. तो इस बार जो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो साइंस सब्जेक्ट का जो पेपर रहेगा बेटे, दैट इज ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे का पेपर रहेगा. और ये सेक्शन 6 सेक्शनों में डिवाइड रहेगा. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई एंड सेक्शन एफ. तो अब हम देखेंगे बेटे कि किस तरह से आपका सेक्शन ए जो है वो क्या इंक्लूड करेगा. आपका सेक्शन ए जो होगा बेटे, दैट इज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सेक्शन ए, सेक्शन ए, it is of multiple choice questions. And each question carries 1 marks, hence the total comes out to be whatever the number of the questions related with the MCQ. और अगर उसमें आपके 20 क्वेश्चंस होंगे तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा, तो टोटल जो रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा. नेक्स्ट इज सेक्शन बी. सो सेक्शन बी, इट इज ऑल्सो ऑफ 1 मार्क्स. ये भी 1 मार्क्स का ही रहेगा और इसमें जो आंसर की लिमिट रहेगी वो 1 वर्ड की रहेगी. आंसर दैट इज टू बी गिवन इन 1 वर्ड. इट इज ऑल्सो 1 मार्क्स. नेक्स्ट इज सेक्शन सी. सेक्शन सी जो रहेगा बेटे आपका वो रहेगा, इट कंप्राइजेस ऑफ 2 मार्क्स. 2 मार्क्स का रहेगा सेक्शन सी जो होगा आपका. इट कंप्राइजेस ऑफ 2 मार्क्स और इसमें जो आंसर होंगे दैट इज ब्रीफली आंसर्स, ब्रीफली, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स. नेक्स्ट इज योर बेटे सेक्शन डी. सेक्शन डी जो रहेगा बेटे आपका वो कंप्राइज करेगा 3 मार्क्स को. इट इज ऑफ 3 मार्क्स. सेक्शन डी, इट इज ऑफ 3 मार्क्स और इसमें जो है वो आपको डिस्क्राइब करने होंगे. जो आंसर दिए जाएंगे डिस्क्राइब देम, डिस्क्राइब देम. नेक्स्ट वी शिफ्ट टू द सेक्शन ई. सेक्शन ई, इट इज ऑफ 4 मार्क्स. सेक्शन ई जो रहेगा वो आपका 4 मार्क्स का रहेगा बेटे और इन 4 मार्क्स में आपको क्या करना है, आंसर्स देम. इसमें भी आपको आंसर्स देने होंगे, आंसर्स देम. और जो लास्ट है आपका दैट इज सेक्शन एफ. सेक्शन एफ जो रहेगा बेटे कंप्राइजेस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम एंड केस स्टडी. तो ये आपका सेक्शन एफ रहेगा और ये कैरीज करेगा आपका 5 मार्क्स को, 5 marks, and it includes true false, fill in the blanks, match the column as well as case study. Hence the subject of science related with the class 8th, it is divided into 6 sections: section A, section B, section C, section D, section E and section F. Hence the maximum marks that is of 100 marks. 100 marks आपके मैक्सिमम रहेंगे साइंस सब्जेक्ट के. तो 6 सेक्शंस को डिवाइड करके जो टोटल बनेगा आपका पेपर का वो रहेगा आपका 100 मार्क्स का. नाउ वी शिफ्ट टू द फर्स्ट सेक्शन दैट इज ऑफ सेक्शन ए. एंड सेक्शन ए, it carries questions from question number 1 to
20, and this question is of MCQs, that is multiple choice questions. पहला क्वेश्चन है विच कॉजेज रस्ट ऑफ व्हीट डिजीज. आपको ये बताना है कि जो एक गेहूं में जो एक बीमारी लगती है व्हीट, रस्ट ऑफ व्हीट, वो किस वजह से होती है. रस्ट ऑफ व्हीट डिजीज जो है वो किस वजह से होता है. ऑप्शंस है बैक्टीरियम, फंगस एंड वायरस एज वेल एज इंसेक्ट. सो द रस्ट ऑफ द व्हीट disease, it is to be caused by fungus because it is a fungal disease. That's why the rust of the wheat disease, it is caused by fungus. So the right answer is fungus. Next is sounds travel. Sound travel करने का जो way है, either that is in the air and the gas only, सिर्फ air और gas में ही travel करती है sound जो है, या फिर in solid, liquid और gas तीनों mediums में travel करती है, या फिर other than in solids only, and the last one is in gas only. So there are 4 options and you will tell the sounds travel either in the air and the gas only, in the solid, liquids and the gas, in the solids only, or in the gases only. So here the sound travels in the solid, liquid as well as gas. So it travels in all the mediums, that is in the solid, liquid as well as gas. Next is your question number 3. Which of the following cannot be charged easily by friction? Friction की वजह से जो है आपका कौन है that is not to be charged easily by friction. Options are plastic scale को आप easily charged कर सकते हैं with the help of a friction. Copper rod को easily आप चार्ज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए फ्रिक्शन, या फिर जो इनफ्लेटेड बैलून है इट इज टू बी इजिली चार्ज्ड with the help of friction or a woolen cloth. So all these, a plastic scale, inflated balloon as well as a woolen cloth, all these are to be charged easily with the help of a friction, but only the copper rod is not to be charged with the help of a friction. So here it is the right answer. Next is which is essential in water for the growth of tadpole. आपको ये बताना है कि which is essential especially in the water for the growth of the tadpole. Options are sodium, iodine, nitrogen as well as insulin. So out of these, which is essential in water especially for the growth of the tadpole? So for the growth of the tadpole in water, iodine is most, it is very much essential in water for the growth of the tadpole. So the right answer is iodine. Which of the following is a manure? Which of the following is a manure? Urea, ammonium sulfate, NPK, or none of the above. So all these are not the manure. Urea, ammonium sulfate as well as NPK, all these are not the manures. So the right option is none of the above. Out of them, no one is manure. So the right answer is none of the above. Next is where does a test tube baby's full development takes place? Test tube baby's full development takes place either in the ovary, in the test tube, in the uterus, or in the fallopian tube. So there are 4 options. So out of them you will tell where the test tube's baby's full development takes place. So the full development of the test tube babies takes place in the uterus. So it is the right answer. Which of the following मील इज बेस्ट फॉर एडोलेसेंस? एडोलेसेंस के लिए कौन सी मील जो है दैट इज बेस्ट फॉर देयर ग्रोथ? चिप्स, नूडल्स, कोक. नेक्स्ट इज चपाती, दाल, वेजिटेबल्स, राइस, नूडल्स, बर्गर, एंड लास्ट वन इज वेजिटेबल, कटल्स, चिप्स एंड पिज्जा. सो फॉर द ग्रोथ of the development or for the development of the adolescence, the best meal is chapati, dal and vegetables. It is an healthy meal for the development of the adolescence. So it is the right answer, that is chapati, dal and vegetables. Now next is your question number 8. Your question number 8 is which of the following is the best source to control fire in the electric equipment? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन ऐसा सोर्स है जो कि बेस्ट है when there is a fire in the electric equipments. One is the carbon dioxide, second one is the water, third one is the sand, and the last one is none of these. So carbon dioxide is the best source for controlling the fire in the electric equipment. So here it is the right answer, carbon dioxide.
Next is yeast is used in the production of which of the following? So yeast is used in the production of either sugar, alcohol, oxygen and hydrochloric acid. So out of them, which is used in the production of the following? Yeast is used in the production of the following. So yeast is used in the production of alcohol. Alcohol is the only that is used for the yeast in the production. Next is the number of nuclei found in the zygote. Zygote, when the male and the female, they fuse with each other. After that, there is the formation of a zygote. So the number of the nuclei found in the zygote either 1, 3, 4 or 2. So the number of the nuclei that is to be found in the zygote is 1. The right answer is 1. Only 1 is the number of the nuclei that is to be found in the zygote. What is the collective name for the plants found What is the collective name of plants found in a particular area? So number 1 is fauna. Number 1 is fauna. Second one is group of plants. Third one is species. And the fourth one is flora. So out of them, what is the collective name for the plants found in the particular area? Fauna, group of plants, species and the flora. So here the right answer is the collective name of the plants that is to be found in the particular area is the flora. So the right answer is flora. Next is question number 12. What is the number of the oscillations per second called? What is the number of oscillations per second called? Your options are pendulum, second one is period, third one is oscillatory motion and the last one is the frequency. So out of them, what is the number of the oscillations per second called? So frequency is the number of oscillations per second called. So here the right answer is frequency. The right answer is frequency. Next is, where is the image formed in the human eye? Either in the retina, cornea, lens or iris. आपको ये बताना है कि इनमें से जो इमेज है ह्यूमन आई की वो कहाँ पर बनती है. Either in the retina है, cornea है, lens है या फिर iris है. So the image that is formed in the human eye is the retina. Next is your question number 14. Which metal is electroplated on bicycle handle? Which metal is electroplated on bicycle's handle? Options are copper, symbol of copper is U, chromium Cr, aluminium Al and the last one is nickel, that is Ni. So the metal that is to be electroplated on the bicycle handle is chromium. So it is the right answer, chromium. Question number 15. Which of the following is a flammable substance? Petrol, alcohol, liquefied petroleum gas or none of the above. So out of them, petrol, alcohol and LPG, that is a liquefied petroleum gas, all of them are inflammable substances. So right answer is all of these. Next is question number 16. Which of the following is used in the food preservation? Number 1, sugar. Second one, salt. Third one is oil and vinegar. And the last one is all of these. आपको ये बताना है कि out of them, which of the following they are used in the preservation of food? So sugar, salt, vinegar and oil all are used for the preservation of food. So the right answer is all of these. Next is question number 17. Which of the following is an example of kharif crops? कौन सा इसमें example है kharif crop का? Your options are soybean, flaxseed, peas or gram. So out of them, which of the following is an example of kharif crop? So soybean is the example of the kharif crop. Next is your question number 18. And your question number 18 is by which unit the intensity of sound is measured? आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा यूनिट है जो कि साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है.
Number one is decibel, second one is Pascal, third one is Hertz, and the fourth one is Newton. So out of them, which unit it is to be used for the intensity of sound measurement? So decibel is the unit that is to be used for the measurement of the intensity of sound. So the right answer is decibel. Question number 19. Which of the following reproduces by budding method? आपको ये बताना है कि कौन है जो कि रिप्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ ए बडिंग मेथड. ऑप्शंस आर either amoeba is produced by budding method, hydra it is produced by budding method or not, starfish and the fish. So only hydra it is to be reproduces by the budding method. Next one is which of the following is an antibiotic? Options are sodium bicarbonate, second one is streptomycin, third one is alcohol, and the fourth one is yeast. So sodium bicarbonate, alcohol and yeast, all these are not the antibiotic, but only streptomycin is the antibiotic. So here it is the right answer. So section A comprises of 20 questions and each question carries 1 marks. Hence the total comes out to be for the section A is of 20 marks. Now we shift to the section B, and section B it is answer the following questions only in one word, and it starts from question number 21, and the answer that is to be only in the single word. First question is name any वन endangered species. आपको किसी एक वन endangered species का नाम बताना है. So tiger is the endangered species. Tiger is the endangered species. Second one is what type? Tiger is the endangered species. Next is what type of fertilization occurs in humans? So there are two types of the fertilization. One is the external fertilization and the second one is the internal fertilization. So what type of the fertilization that is to be occurred in the human beings? So in the human beings, internal fertilization occurs. So here it is the right answer. Write the name of the bacterium which helps in the setting of curd. So lactobacillus is the bacterium which helps in the setting of curd. So the right answer is lactobacillus. Does pure water conduct electricity? Either the pure water have the capability to conduct the electricity or not. So here the answer is no. Pure water does not have the capability to conduct the electricity. Next is how many types of charges are there? So there are two types of the charges. One is the positive charge and the second one is the negative charge. So here there are two types of the charges. Next is name one state which has natural gas reserves. आपको उस state का नाम बताना है जहां पर natural gas reserves हैं. So Assam is the state which has natural gas reserves. Next is at what temperature is milk pasteurization done? So milk pasteurization is done at 62.8 degree Celsius for 30 minutes. So here the temperature where the milk pasteurization done. Which part of the candle flame is hottest? There are three flames of the candle. One is the outermost zone of the candles, middle is the middle zone of the candle, and the innermost is the innermost zone of the candle. So the zone candle flame it is to be divided into three zones: outer zone, middle zone, and the innermost zone. So which part of the candle flame is the hottest? The hottest zone of the candle flame is the outermost zone. Name the process of making alcohol from sugar. आपको उस process का नाम बताना है where alcohol is to be making from the sugar or alcohol made from the sugar. So name the process. So sugar fermentation is the process where alcohol is made from the sugar. So here sugar fermentation is the process. Name the friction force exerted by the liquids. So that force is known as drag frictional force. Now it is our section C, and section C starts from
क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम, ये कहां से स्टार्ट होगा बेटे? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 22, एंड द क्वेश्चन नंबर 22 इज draw a well level diagram of the candle flame. So here it is a diagram of the candle flame, and there are three zones of the candle flame: the outermost zone or the outer zone of complete combustion, and it is blue in color. Next is middle zone of the partial combustion, it is yellow in color. Next is the innermost zone of the unburnt wax vapors, that is to be black in color. So there are three zones: outer zone of the complete combustion, middle zone of partial combustion, and the innermost zone of the unburnt wax vapors. So the outer zone of the complete combustion, that is the hottest part, सबसे ज्यादा hottest part जो रहेगा, that is the outer zone of the flame, और complete combustion वहां पर take place करता है, and it is blue in color. Second one is the middle zone of the partial combustion, it is blue yellow in color, and it is moderately hot as compared to the outermost zone. Next is the innermost zone, and it is least host not but least hot, सबसे कम hot होती है ये innermost zone जो होती है, and it is black in color, and here it is the base of the flame, and that is known as the wax candle. So this is the well level diagram of the candle flame. Next is give two differences between the zygote and the embryo. What is the difference between the zygote and the embryo? Differences between the zygote and the embryo. First is zygote, the union of the sperm and the egg. When the sperm, it is to be fertilized with the egg, that process is called as zygote. Or when sperm and egg, they combined with each other, after that there is a formation of the zygote, or the union of the sperm and the egg is called as the zygote, and it is single cell structure. Zygote is a single celled structure, and embryo in the early stage of the development, where from the fertilized egg, क्योंकि जब early development होती है embryo की, that is from the fertilization or fertilized egg, the developing animal, जो वहां से animal develop होता है, the developing animal is called as the embryo, and it is the early stage of the development before it emerges from the egg or from the uterus of the mother. In humans, the term is restricted to stages between the 2nd to 8th week. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट 3 ways to protect yourself from the lightning. आपको 3 ऐसे वेज बताने हैं जहां पर आप अपने आप को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो सजेस्ट ओनली और सजेस्ट एनी 3 ways हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द लाइटनिंग. So measures of the protection. First is on hearing thunder, go in a closed areas. On hearing thunder, go in the closed areas such as houses, buildings, etc. Second one is when you are in the bus, close all the doors as well as the windows. Third one is when you are in the open, sit on the floor with your heads and with your head in between the knees and the arms. So it is the third way how to protect yourself from the lightning. So when you are in an open area, sit on the floor and with your heads, that is between in your knees as well as in the arms. So these are the 3 ways how to protect yourself from the lightning. Next is define adolescence. What do you mean by the term adolescence? So adolescence कौन सा पीरियड होता है? So adolescence, define adolescence. Adolescence, the period of the life when the body undergoes, not busty, but when the body undergoes. When the body undergoes. So it is that period of the life when the body undergoes changes leading to the reproductive maturity. So here it is the time when the body, it leads some reproductive changes in the body. So the period of life when the body changes or when the body undergoes changes and that changes leads to the reproductive maturity is called as the adolescence. When the body, that is to be
undergoes changes, and that changes related with the reproductive changes. That period is known as the adolescence. Adolescence begins around the age of 11 and last up to 18 or 19 years. सबसे पहले आपको ये देखना है कि एडोलेसेंस का पीरियड जो होता है इट बिगन्स एट द एज ऑफ 11 years and it lasts up to 18 or 19 years of the age. The adolescents are also called as teenagers. They are also called as the teenagers. हम adolescents को teenagers भी कहते हैं. So they are also known as the teenagers. And in case of the girls, adolescents in girls may begin too earlier than in the boys. As compared to the boys, the adolescence period of the girls begins too earlier as compared to the boys, and the period of adolescence varies from person to person. हम ये नहीं कह सकते हैं कि adolescence का period जो है वो सभी में same रहता है. The period of the adolescence it varies from person to person. Next is explain the laws of reflection. So there are the laws of reflection. Angle of incidence, here it is the angle of incidence. Angle of incidence is equal to the angle of reflection. Angle of reflection. Incident ray, reflected ray, and the normal ray. Incident ray, reflected ray. So these are the incident ray, reflected ray, and the normal ray. At the point of incidence, they all lie in the same plane. Next is explain that fertilizer is different from the manure. How to differentiate a fertilizer from the manure, or how to differentiate a fertilizer from the manure. What is the main difference? That's why we can say that fertilizers, they are totally different from the manure. So fertilizers, ये आपके these we starts of the chemical compounds, ये totally chemical compounds हैं जो आपके fertilizers हैं, and they rich in the nitrogen, phosphorus and potassium. These are specially chemical compounds, and these are rich in the phosphorus, potassium as well as nitrogen, and these fertilizers, they are manufactured in the factories. Next is chemical fertilizers. They are nutrient specific. ये nutrient specific होते हैं. They are in the concentrated form. Fertilizers, they are totally in the concentrated form. The main more one concept about the fertilizers is that they easy to store and easy to transport. हम इनको easily store भी कर सकते हैं और easy to transport भी हैं. But they are totally harmful when they are used in excess. जब इनको हम ज़रूरत से ज़्यादा use करेंगे, at that time they are harmful to the crops as well as to the plants. But in case of the manures, they are not the chemical compounds, but they are the organic substances, and they are prepared from the decomposition of the plants and the animals as well as the animal wastage. So these are totally organic substances prepared from the decomposition of the plants and the animal wastage. Next is they contain a mixture of various nutrients recycled from the biomass wastage. They are not in the concentrated form as compared to the fertilizers. They are not easy to store and transport as compared to the fertilizers. Fertilizers are easy to store and transport, but manures, they are not easy to store and the transport. And they are never harmful to the soil. Manures, they are never harmful to the soil. Either they are used in excess, in any case they are harmful to the soil. But fertilizers, they are harmful when they are used in excess amount. Next is differentiate between the noise and the music. What is the main difference? That's why we are saying that noise, it is totally different from the music. नॉइज़ ये एक तरह की अनप्लीजेंट साउंड होती है जो कि हमें कई बार बड़ी भद्दी सी लगती है सुनने में. तो वो एक अनप्लीजेंट साउंड है. जैसे क्लास में कई बार टीचर पढ़ा रहा होता है और शोर करें, तो वो जो एक साउंड है दैट इज नॉट टू बी प्लीजेंट, बट एट दैट टाइम दैट साउंड इज अनप्लीजेंट. इट कॉजेज डिस्कम्फर्ट. वहां पर आप खड़े नहीं हो सकते उस साउंड को. जब अनप्लीजेंट साउंड को आप सुनते हैं तो एट दैट टाइम इट क्रिएट्स डिस्कम्फर्ट.
ये डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है, एंड एट दैट टाइम इट कॉजेज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स और मैनी हेल्थ इश्यूज, whereas music, it is a pleasant sound, it has soothing effects. इसमें ये क्या होते हैं, इनके soothing effects होते हैं, और नो हेल्थ प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद इट. जबकि म्यूजिक के साथ हमारे कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो एसोसिएट नहीं करते हैं. दैट्स वाई नॉइज इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द म्यूजिक. सो नो हेल्थ प्रॉब्लम्स, दे आर एसोसिएटेड विद इट. Next is section D, and your section D, it starts from the question number 23, and here the question number 23 is answer the following questions. आपको आंसर्स देने हैं फॉलोइंग क्वेश्चंस के. पहला क्वेश्चन है what are weeds and how can we control them? What are weeds and how we can control them? आपको कैसे कंट्रोल करने ये weeds होते हैं? How we can control them? Weeds क्या होते हैं बेटे कि कई बार हम जब वीड्स जो होते हैं ये एक तरह के अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं. जैसे हम क्रॉप्स को उगाते हैं तो उन क्रॉप्स के साथ कई बार क्या है कि अनडिजायरेबल जो वीड्स होते हैं वो उग जाते हैं. सो दीज आर नोन एज द वीड्स. वीड्स आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट मे ग्रो नेचुरली. इनको कोई उगाता नहीं है, बट दे ग्रो नेचुरली in the soil or in the plowing. So at that time weeds, they are the undesirable plants that may grow naturally along with the crops. Crops के साथ साथ जो होते हैं ये naturally grow कर जाते हैं. तो remove of the weeds, जब हम उन weeds को उन crops के साथ से हम उनको remove कर देते हैं, अलग कर देते हैं, that process is known as weeding. So what and how we can control them? So methods to control the weeds. Following are the methods to control the weeds. हम उनकी help से हम उन weeds को control कर सकते हैं. The most important method to remove the weeds from the crops. First method is tilling. The process of losing and turning of the soils. ऐसा process जिसमें हम soil की loosening करते हैं और turning करते हैं. That process is called as tilling or plowing. And this is done by using plows. It is helped with the help of plow. So tilling helps in uprooting and killing of the weeds. जितने भी हमारे unwanted weeds होते हैं जो कि हमारे crops के साथ उग गए होते हैं, तो with the help of this tilling, tilling helps in uprooting as well as killing of the weeds. Second method is manual removal, जिससे हम manually remove कर सकते हैं. This method includes the physical removal of the weeds by uprooting or cutting them. हम उनको अप्रूट कर सकते हैं या फिर हम उनको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं. दैट क्लोजेस्ट टू द ग्राउंड. सो दैट इज टू बी डन विद द हेल्प ऑफ द मैनुअल रिमूवल, एंड फॉर दिस वी यूज द खुरपी एज वेल एज हैरो. With the help of the khurpi and the harrow, we easily remove the unwanted weeds that grow with the crops. और उनकी हेल्प से हम उनको अनवांटेड वीड्स को जो क्रॉप के साथ आपके उग रहे होते हैं उनको हम खुरपी या फिर हैरो की हेल्प से हम उनको मैन्युअली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज केमिकल मेथड्स हैं. तो इस मेथड में हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग केमिकल्स. और वो केमिकल कौन से हैं, सच एज वीडिसाइड्स हैं. और मेन हमारा जो वीडिसाइड है जिसकी हेल्प से हम उन अनडिजायरेबल वीड्स को रिमूव कर सकते हैं केमिकल मेथड्स की हेल्प से, वो कौन से आपका 2,4-D. दिस इज द मेन वीडिसाइड. With the help of this weedicide, we can easily remove the unwanted weeds from the crop. So the weedicides are sprayed in the fields with a sprayer. हम sprayer की help से हम उन weedicides को क्या कर सकते हैं, spray कर सकते हैं. Next question is explain why fossil fuels are exhaustible natural resources. तो fossil fuels, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि fossil fuels होते क्या हैं, fossil fuels आपके बनते कैसे हैं. तो fossil fuels होते हैं, they are the remains. ये remains है किस चीज के, ऑफ द डेड ऑर्गेनिजम्स. जो भी हमारे डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके जो रिमेन्स बच जाते हैं वहां से हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो तैयार होते हैं. पर फॉसिल फ्यूल्स को बनने के लिए भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. उसके बाद हम क्या कहते हैं, टू गेट दीज ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कन्वर्टेड इनटू द फ्यूल्स. तो अब देखो कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं क्या, दे आर फॉर्म्ड बाय द remains of the dead organisms, and it looks millions of years to get these organisms they converted into the fuels.
द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज फ्यूल्स आर लिमिटेड। अब जो हमारे नोन रिजर्व्स है इन फ्यूल्स के वो इतने लिमिटेड है कि इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इनको एग्जॉस्टेबल फ्यूल्स की श्रेणी में हमें उन्हें रखना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो रिजर्व्स है फ्यूल्स के, ये काफी लिमिटेड होने की वजह से हम क्या करते हैं, दीज आर द एग्जॉस्टेबल फ्यूल्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंसुरेशन एंड डिस्क्राइब। मेंसुरेशन, द रिदमिक चेंजेस इन द यूट्रस, जो भी हमारे यूट्रस के अंदर रिदमिक चेंजेस आते हैं आफ्टर विच अकर्स अबाउट एवरी 28 डेज थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव साइकिल। जब हमारी रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उस दौरान हमारे जो भी रिदमिक चेंजेस आते हैं यूट्रस में आफ्टर एवरी 28 डे थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द वुमेन एक्सेप्ट द प्रेगनेंसी, दैट पीरियड इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस पीरियड को, उस फेज को हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं, दे इनिशिएट द थिकनिंग ऑफ द लाइनिंग और द यूट्रिन वॉल। जितने भी हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं फीमेल्स के, वो इनिशिएट करते हैं थिकनिंग ऑफ द यूट्रिन वॉल। जो यूट्रिन वॉल, उसके यूट्रस के बाहर जो हमारी यूट्रिन वॉल है, उसकी जो थिकनिंग होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द फीमेल सेक्स हार्मोन्स एंड uterine wall, and that uterine wall it is used for the implantation. वो किस चीज के लिए यूज होती है, for the process of the implantation of the fertilized ovum. And in the ovum, if the ovum is not fertilized, अगर ovum fertilized नहीं होता है, fertilization में प्रॉब्लम आ रही है, ovum fertilized नहीं कर रहा है, so if the ovum is not fertilized, जो lining wall होती है that is to be broken down, और उस टाइम जो lining होगी wall की, at that time if the ovum is not fertilized, at that time the lining of the wall is to be broken down and it discharges from the body, और body से वो क्या हो जाएगा, discharge हो जाएगा। so that period is known as menstruation। उस period को हम लोग क्या बोलते हैं, menstruation period बोलते हैं। और normally जो menstrual cycle है, it starts at the age of 10 to 14 years। जो menstrual cycle का जो phase है, period है, normally it starts at the age of 10 to 14 years and it stops at the age of 45 to 50 years, and that phase is known as menopause। और उस phase को हम लोग क्या बोलते हैं, menopause। Next is describe how will you take care of your eyes। Eyes are the most precious treasure of the nature। ये सभी जानते हैं कि eyes, these are the most important or the most precious treasure of the nature, and so we should take full care of our eyes by taking certain precautions। क्योंकि हम इतने कलरफुल वर्ल्ड को जो देख पा रहे हैं, वो हम तभी देख पा रहे हैं with the help of our eyes। so God has given the eyes as a very precious treasure of the nature, so it is our moral duty, or we should take care of our eyes by taking certain precautions। First is we should wash our eyes daily with the help of a clean water। Second one is we should not read or write in a bright or the dim light। Second one is we should not read or write in a bright or a dim light। Third one is we should not read in a running vehicle। चलते हुए व्हीकल में हमें read नहीं करना है। We should not rub our eyes, हमें आईज को रब नहीं करना है। ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो अपनी आईज को जो है वो रब करते रहते हैं, तो वी शुड नॉट रब आवर आईज, अवॉइड टू रबिंग आवर आईज। वी शुड यूज सनग्लास ऑन ए हॉट समर डे। वी शुड नॉट लुक डायरेक्टली एट द सन। ऑल्सो वी शुड नॉट लुक एट द सन ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स। लास्ट वन इज वी शुड ईट विटामिन ए, दैट इज रिच फूड फॉर हेल्थ or healthy, and it helps to clear our eyes। Next is why should we save papers and how can we save papers। क्या कारण है कि हमें पेपर सेव करना चाहिए और कैसे हम पेपर को सेव कर सकते हैं। नीड ऑफ सेविंग पेपर, 1 ton of paper needs 17 full grown trees। अगर हमें 1 ton पेपर चाहिए तो नियर अबाउट हमें कितने टन्स जो है, 17 फुल ग्रोन ट्रीज हमें चाहिए हैं। 1 ton ऑफ पेपर को बनाने के लिए 17 फुल ग्रोन ट्रीज हमें चाहिए, 17 फुल ग्रोन ट्रीज हमें चाहिए 1 ton पेपर को बनाने के लिए, 1 ton पेपर को बनाने के लिए। सो वी शुड सेव पेपर
एंड कैन बी रिसाइकल्ड फॉर 5 to 7 टाइम्स. अगर हम पेपर को सेव करते हैं तो इट कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स एंड इट कैन बी यूज्ड. वी शुड सेव, रीयूज used paper and recycled it. So it is the main concept, recycled it. By this we not only save the trees. अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम सिर्फ trees को ही save नहीं कर रहे हैं, but also save energy and water. अगर ये process, ये मेथड अगर हम अपना लेते हैं तो इससे हम सिर्फ और सिर्फ हम कागज को ही नहीं बचा रहे, बल्कि हम एनर्जी को भी बचा रहे हैं, एज वेल एज वाटर दैट इज नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पेपर. तो एक साथ हम पेपर को बचाने के साथ साथ हम एनर्जी एज वेल एज जो हमारा वाटर यूज होगा हमारा पेपर को बनाने के लिए, हम उसको भी बचाएंगे. Moreover, the harmful chemicals used in paper making will also be reduced. क्योंकि अगर हम पेपर बना रहे हैं तो उसके लिए हार्मफुल केमिकल्स का भी यूज हो रहा है. तो अगर हम पेपर की बचत करते हैं तो हम हार्मफुल केमिकल्स जो कि हम पेपर को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं उसको भी हम ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस्ड कर सकते हैं. उसके बाद है हाउ कैन बी सेव पेपर. हम किस तरह से पेपर को सेव कर सकते हैं, क्या मेथड है जिसकी हेल्प से हम पेपर को इजिली सेव कर सकते हैं. तो पेपर को सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वेरियस मेथड्स अपनाने पड़ेंगे. लिस्ट ऑफ वेज फॉर द सेविंग पेपर. पहला है राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर. पेपर के दोनों तरफ हमें लिखना है, बोथ इन द फ्रंट एज वेल एज इन द बैक. इस वजह से हम पेपर को सेव कर सकते हैं. राइट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर. सेकेंड वन इज रीयूज द पेपर. पेपर को हम बार बार यूज कर सकते हैं. थर्ड वन इज लिव लेस मार्जिन. हमें कम से कम मार्जिन जो है वो पेपर पर छोड़ना है, लिव लेस मार्जिन. एंड द लास्ट वन इज मेक टॉयज, कैप्स एटसेट्रा बाय द वेस्ट पेपर जो आपका बच जाता है या आउट ऑफ यूज पेपर आपके हो जाता है, जिसको हम एक तरह से हम समझते हैं कि वेस्ट पेपर है या आपके आउट ऑफ यूज है पेपर, उस पेपर से हम टॉयज या फिर कैप्स वगैरह जो है वो हम बना सकते हैं. तो इस तरह के हम कुछ मेथड्स को अगर अडॉप्ट करें तो हम पेपर को इजिली क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल फायर्स. किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ज्यादातर आपने देखा होगा स्कूल्स, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है कुछ है, तो वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं. तो आज उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये कंट्रोल करती है फायर को. सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, द वन मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवियर देन एयर. एयर के मुकाबले जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इट इज मच मोर हैवियर. सो इट फॉर्म्स एन एनवेल्प अराउंड द बर्निंग फायर. हवा के मुकाबले, एयर के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का वेट ज्यादा होने की वजह से ये एक तरह का एक एनवेल्प क्रिएट कर देती है अराउंड द बर्निंग फायर. बर्निंग फायर के इर्द गिर्द वो क्या कर देती है, एक एनवेल्प क्रिएट कर देती है बर्निंग फायर. दिस कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस. और वो इजिली फिर क्या कर देता है, जो ऑक्सीजन सप्लाई की गैस, ऑक्सीजन गैस की जो सप्लाई होती है उसको क्या कर देता है, वो कट ऑफ कर देता है और फायर स्टॉप्स बर्निंग. और जो फायर होती है वो स्टॉप हो जाती है बर्न करना एंड गेट्स अंडरगो कंट्रोल. और इस वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, what do you mean by the process of the fertilization? When the male and the female gametes they fuse with each other, after that there is a formation of the zygote and that process is known as fertilization. There are two types of the fertilization. One is the internal fertilization and the second one is the external fertilization. So here there are the two types of the fertilization. Number one is the internal fertilization and the second one is the external fertilization. So what is the difference between the external and the internal fertilization? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ द गेमीट्स. जब गेमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे, आफ्टर दैट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. सो द फ्यूजन ऑफ द गेमीट्स दैट अकर्स इनसाइड द बॉडी. बॉडी के अंदर जो हमारा फ्यूजन ऑफ गेमीट्स है वो अकर करता है. सो इट इज इन केस ऑफ द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ द गेमीट्स इट अकर्स इनसाइड द बॉडी. सेकेंड वन इज ओनली द मेल डिस्चार्ज गेमीट्स इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट. इंटरनल फर्टिलाइजेशन के केस में सिर्फ मेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं गेमीट्स को इनटू द जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल. डेवलपमेंट में अकर इनसाइड द बॉडी. इसमें जो भी डेवलपमेंट होगी इट अकर्स इनसाइड द बॉडी
एग्जाम्पल्स कौन से इसमें? ह्यूमन, कैटल, शार्क एंड वर्ड्स. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट दैट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमीट दैट इज द ओवम. इट अकर्स आउटसाइड द बॉडी. इसमें जो फ्यूजन है मेल गैमीट का दैट इज स्पर्म एंड द फ्यूजन ऑफ द फीमेल गैमीट दैट इज द ओवम, इट अकर्स outside the body, not inside the body in case of the external fertilization. Both individuals discharge their gametes outside the body, but in case of the internal fertilization, only the male gametes, they discharge the gametes, and after that it goes into the genital tract. Whereas in case of the external fertilization, both individuals, they discharge their gametes outside the body. Development, it occurs outside the body in case of the external fertilization. Common examples are frog as well as fish. Next is describe how friction is both friend and enemy. How can you say that friction, it acts as a friend as well as it acts as an enemy? Because all the activities of the human beings are possible only in the presence of friction. जितने भी human activities हैं, and these human activities are possible only with the help of the friction. So we can say that friction is both friend as well as enemy. How we can say that friction is a friend? We can write with the pen or pencil. अभी जैसे मेरे हाथ में पेन है या पेंसिल है, we can write with the help of a pen or a pencil only with the help of a friction. Friction है, उसकी help से ही हम क्या कर सकते हैं? Write कर सकते हैं on the digital panel, as well as we can write with the help of a chalk on the blackboard. So this is the main concept of the friction. Teacher can write with a chalk on the blackboard because friction is present in them, between the chalk and the blackboard. We walk on the floor. जैसे मैं floor के ऊपर walk कर रही हूँ, so that means there is a friction between the floor as well as the body. So that's why there is a friction. Fixing a nail on the ball, अगर हम ball के ऊपर नेल को फिक्स करते हैं तो दैट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ ए फ्रिक्शन. एंड हाउ वी कैन से दैट फ्रिक्शन एज एन एनिमी. कैसे हम उसको एनिमी कहेंगे? इट वेयर्स आउट द मटेरियल, इट प्रोड्यूसेस हीट इन मशीन्स, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है वो मशीन्स में हीट प्रोड्यूस करता है, और जब फ्रिक्शन मशीन्स में हीट प्रोड्यूस करता है एट दैट टाइम इट डैमेजेस द वेरियस पार्ट्स ऑफ द मशीन. क्योंकि जितना ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा उतनी ही ज्यादा मशीन्स में हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होने से जितने भी उसमें मशीन्स में पार्ट हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? डैमेज हो सकते हैं. तो इस तरह से फ्रिक्शन जो है वो एक तरह से एनिमी भी है. स्टोन्स और रबिंग, जब हम दो स्टोन को आपस में रब करें तो रब करने के बाद वहां पर क्या प्रोड्यूस होता है? वहां पर फायर प्रोड्यूस होती है. तो एट दिस स्टेज वी कैन से दैट फ्रिक्शन एज एन एनिमी. नेक्स्ट इज ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई. इट इज योर सेक्शन ई. अब इसके बाद हमारा एक और सेक्शन बचा है दैट इज सेक्शन एफ. तो हम अब सेक्शन ई पर आ चुके हैं. सेक्शन ई जो है इट इज आंसर्स द क्वेश्चंस, और इसमें अब आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन नंबर 24 से आपका शुरू हो रहा है. ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन आई. तो ह्यूमन आई का मैंने पहले भी कहा कि गॉड हैज गिवन most important treasure of the nature, that is our eyes, and we can see this colorful world with the help of our eyes. So it is our moral duty, or it is the moral duty of each and everyone to care our eyes to see this colorful world. So this is the diagram of the human eye. These are the optic nerves of the human eye, and here these are the blood vessels of the human eye. Here it is the retina. It is the most important part of the human eye, and these are the scleria, and this is this vacant space of the eye, that is the vitreous, and here it is the lens, that is the most important part of the eye, and before the lens here it is the pupil, and the outermost part from the lens as well as pupil, the outermost part is the cornea, and it is the iris that is situated just against the pupil. So these are the various parts of the human eye, and this question is also very important.
Next is make a 2-column table showing the names of the endocrine glands and the hormones secreted by them. आपके पास 2 कॉलम दिए जाएंगे, एक कॉलम में आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम बताने हैं और उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा कौन से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं उन हार्मोन्स के नाम बताने हैं. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से दिए गए हैं आपके पास? पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, नेक्स्ट वन इज एड्रीनल, pancreas, testes and ovaries. All these are the various endocrine glands. अब इन endocrine glands के द्वारा कौन से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं उन हार्मोन्स के आपको नाम बताने. तो पहला जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है बेटे? इट हेल्प्स द ग्रोथ हार्मोन. अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हमारा हार्मोन सिक्रीट होता है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? ग्रोथ हार्मोन. नेक्स्ट इज थायराइड. थायराइड के द्वारा कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन. The thyroxine hormone, it is to be produced by the thyroid gland. Next is adrenal. Adrenal जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? Adrenaline. Adrenaline. The adrenal gland, it secretes the adrenaline hormone. Next is pancreas. Pancreas जो आपका endocrine gland है, it secretes कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है. नेक्स्ट इज टेस्टिस. टेस्टिस कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेंगे? एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन. दीज हार्मोन्स दे आर सिक्रीटेड बाय द टेस्टिस. एंड द लास्ट वन इज ओवरीज. ओवरी जो है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं? दैट इज एस्ट्रोजन. So these are the various endocrine glands and what are the various hormones that are produced by these endocrine glands. So the detail of them is just like this. Next is identify the following diagram. It is your question number 26. आपको diagrams दिए जाएंगे, उन diagrams को आपको identify करना है और identify करने के बाद उनकी आपको naming करनी है. So पहला जो आपके पास diagram दिया गया है बेटे, it is of amoeba. This diagram is of amoeba. Next diagram, it is of rhizopus. आपको diagram दी जाएगी, diagram को identify करने के बाद आपको उसकी naming करनी है. तो second diagram, it is of rhizopus. First one, it is of amoeba. Next is penicillium. This is the diagram of the penicillium. आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने के मार्क्स मिलेंगे. डायग्राम आपको दी जाएगी, उस डायग्राम को आइडेंटिफाई करके आपको उसका नेम करना है. जस्ट लाइक एज ए हम स्पेसिमेंस जो प्रैक्टिकल्स होते हैं स्पेसिमेंस रखते हैं या फिर हम माइक्रोस्कोप में स्लाइड्स रख दी जाती हैं और उनको सिर्फ आइडेंटिफाई करने के आपको मार्क्स मिलते हैं. तो सेम आपको डायग्राम दी गई होगी, डायग्राम को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उसके मार्क्स मिलेंगे. थर्ड डायग्राम जो है, इट इज ऑफ स्पर्म. The human sperm, it is divided into 3 parts. Here it is the first part and it is your head. Second part is the middle piece and the last one it is the tail. Here it is the acrosome. Centermost part is the nucleus and here these are the mitochondria that are present in the middle piece and in the tail it is known as axoneme. So this is the diagram of sperm. Next, it is your question number 27. Now we shift to the last section of the science subject for class 8th and the last section is section F. And पहले भी मैंने कहा था section F जो है इसमें आपके fill in the blanks, true false, match the column और case study का question रहेगा और this question carries 5 marks. Fill in the blanks है a charged body dash an uncharged body towards it. तो a charged body always attracts the uncharged body. क्योंकि जो charged body होती है वो always क्या करती है? attract करती है towards the uncharged body. So here it is attracts. क्योंकि जो charged body होती है it always attracts the uncharged body. Next is loudness is determined by the dash of the vibration. Loudness is determined by the dash of vibration, that is amplitude of vibration. Amplitude of vibration. Burning of wood and coal. Burning of wood and coal dash causes of air pollution. Causes pollution. Coal causes pollution of air.
फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट. जब भी हम दो हैंड्स को आपस में रब करते हैं, रबिंग करते हैं, आफ्टर दैट फ्रिक्शन विल बी प्रोड्यूस. वहां से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है. फ्रिक्शन करेंगे तो वहां से क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होती है. तो फ्रिक्शन जो है इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस हीट. द passage of an electric current through a solution causes dash effect. The passage of an electric current through a solution causes chemical effect. It causes chemical effect. Next question, question number 28, and your question number 28 is write true or false against the following statements. पहली statement है kerosene is a fossil fuel. Either it is a false statement or true statement. Kerosene is a fossil fuel. So kerosene is a fossil fuel. क्या है आपका ये? It is a false statement. Kerosene is a fossil fuel. Second one is each sperm is a single cell. So it is true. Each sperm is a single cell. Next is the angle of incidence is not always equal to the angle of reflection. It is false. Because angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Red data book is related to endangered species. It is true statement because red data book, it always includes or it always related to the endangered species. Last one is electrostatic force is an example of contact force. So it is false. Next is match the following. Fossil fuels, coke, global warming, tsunami, earthquake, Richter scale, C, petrol, carbon, carbon dioxide. So fossil fuels, it is related to the petrol. It is the right. Coke is related with the carbon. Global warming, it is related with the carbon dioxide. Tsunami, C, and earthquake, that is to be measured with the help of a Richter scale. Next is your question number 30, and your question number 30 is related with the case study. ये नया क्वेश्चन ऐड हुआ है इस साल के पैटर्न के अकॉर्डिंग, मार्च 2025 के पैटर्न के अकॉर्डिंग नया क्वेश्चन जो ये नए पैटर्न के हिसाब से ऐड हुआ है. और ये क्वेश्चन है आपका केस स्टडी का. आपके पास एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को आपने केयरफुली रीड करना है और रीड करने के बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उसके आपको आंसर्स देने होंगे. तो अब हम रीड करते हैं पैराग्राफ को. All the plants, animals and the microorganisms of an area together with the abiotic as climate, land, river, delta, etc. form an ecosystem. Wildlife sanctuaries conserve flora and fauna. Migratory birds travel to distant areas due to the climatic reserves, conserve animals, resources and tribals. So this is the paragraph. So read the above paragraph and answer the following questions. Your first question is write the names of the components of an ecosystem. आपको रीड करने के बाद, पैराग्राफ को अच्छे से रीड करने के बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उसके आंसर्स आपको देने होंगे. तो पहला क्वेश्चन है कि आपको नेम्स बताने हैं कंपोनेंट्स के ऑफ एन इकोसिस्टम के. इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. वन इज द एबायोटिक कंपोनेंट एंड द सेकंड वन इज द बायोटिक कंपोनेंट. अब हम पहले चलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर. तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इसमें कौन कौन से नेम्स हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, डिकम्पोजर्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म. सो ऑल दीज आर द बायोटिक कंपोनेंट. नेक्स्ट इज एबायोटिक कंपोनेंट्स. Air, water, soil, climate, river, delta, all these are the components of abiotic. Next is climate in which component of the ecosystem? Climate is which component of the ecosystem? So climate इसमें से इकोसिस्टम का कौन सा कंपोनेंट है? आइदर इट इज द एबायोटिक कंपोनेंट और द बायोटिक कंपोनेंट. सो क्लाइमेट इज एन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन ecosystem. Question number 3, which area protects the tribals? So biosphere reserves protect the tribals. Why
माइग्रेटरी वर्ड्स ट्रेवल टू डिस्टेंट एरियाज, क्या कारण है कि माइग्रेटरी वर्ड्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं फ्रॉम द डिस्टेंट एरियाज। माइग्रेटरी वर्ड्स ट्रेवल टू डिस्टेंट एरियाज ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से जो माइग्रेटरी वर्ड्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं फ्रॉम द डिस्टेंट एरियाज एंड फॉर बीट ब्रीडिंग एंड रेजिंग देयर यंग वंस, और बीट ब्रीडिंग के लिए भी एंड द जो उनकी बेटर कंडीशन फॉर फीडिंग। क्वेश्चन था बेटे, वाई माइग्रेटरी वर्ड्स ट्रेवल टू डिस्टेंट एरियाज, माइग्रेटरी वर्ड्स जो वो ट्रेवल करते हैं डिस्टेंट एरिया से ड्यू टू द क्लाइमेटिक चेंजेस एंड फॉर बेटर कंडीशन ऑफ फीडिंग एंड फॉर बेटर कंडीशन ऑफ फीडिंग एंड फॉर बेटर कंडीशन ऑफ फीडिंग, बेटर कंडीशन ऑफ, एक तो बेटर कंडीशन ऑफ फीडिंग के लिए वो ट्रेवल करते हैं फ्रॉम द डिस्टेंट एरियाज, बेटर कंडीशन ऑफ फीडिंग एंड रेजिंग देयर यंग वंस, और अपने यंग वंस को रेज करने के लिए माइग्रेटरी वर्ड्स जो होते हैं वो ट्रेवल करते हैं फ्रॉम द डिस्टेंट एरियाज। लास्ट क्वेश्चन इज विच आर 3 areas that conserve living organisms, which are 3 areas that conserve living organisms। पहला है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, it is the area that conserve the living organisms। Second one is the national parks, it is also the area that conserve the living organisms, and the last one is the biosphere reserves। So these are the areas that conserves the living organisms। Number 1 is the wildlife sanctuaries, second one is the national parks, and the third one is the biosphere reserves। So all these are the areas where we conserve the living organisms। तो इस तरह से बेटे आज हमने क्लास 8th का मॉडल टेस्ट पेपर दैट इज टू बी रिसेंटली इशूड बाय द एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला फॉर द सेशन मार्च 2025 आज हमने आपके साथ सॉल्व कर लिया है। और इसमें मैंने आपको सारा बता दिया है कि आपका जो पैटर्न रहेगा पेपर का वो किस तरह से रहेगा। टोटल पेपर आपका डिवाइड करेगा 6 सेक्शंस में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई एंड सेक्शन एफ। और हर एक सेक्शन के कितने कितने क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन में कितने कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो इस तरह से 6 सेक्शंस का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो रहेगा वो रहेगा आपका 100 मार्क्स का। तो इस तरह से आप इजीली अब घर बैठकर भी अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं, आपके अभिभावक भी आपकी तैयारी करवा सकते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अब नेक्स्ट हम एक और मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आपके साथ दोबारा फिर से हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तब तक आप इस पेपर की अच्छी तरह से घर बैठकर आप तैयारी करें।